Good morning, dear students. Today we are going to discuss the next topic from electronic spectroscopy, and that is the most important topic from your examination point of view. That is the Franck-Condon principle. The last topic में we have discussed the potential energy curves. Now today's topic is Franck-Condon principle. In which the previous topic, that is the potential energy curves of the electronic states, will also be involved. So let us discuss Franck-Condon principle. As we have seen earlier that during an electronic transition, all types of transitions from the lower vibrational level are allowed to any of the higher vibrational level. ये हम already पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई electronic state है, then there will be a large number of vibrational energy levels in between two electronic energy levels, and in between two vibrational energy levels there will be a large number of rotational energy levels. So whenever an electronic transition takes place, then from any of the vibrational level, that means of the lower energy state, that means जो molecules हैं in their ground state, almost all the molecules exist in the lower vibrational energy levels. Therefore from the lower vibrational level to any of the higher vibrational level, transitions are allowed. Even then, it has been found that such transitions are not of the same intensity. That means whenever we discuss different transitions like this, then for all the transitions the intensity will not be observed to be the same. They may have different intensity. The relative intensity of lines in the electronic spectra may be explained in terms of this principle, which is called the Franck-Condon principle. और Franck-Condon principle हमें क्या कहता है? It says that an electronic transition take place so fast that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition. कि Franck-Condon principle mainly हमें बताता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट होती है कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज कर पाए, कुछ ज़्यादा अमाउंट से वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसका चेंज हो पाए, इतना टाइम ही नहीं होता. या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम मूवमेंट कंपेयर करें एक तरीके से न्यूक्लियाई की और इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मूवमेंट है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई जो है, दैट इज़ फाउंड टू बी नेग्लिजिबल ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना चेंज नहीं हो पाता है जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है हमारे पास. दैट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज सो शॉर्ट दैट द न्यूक्लियाई डज नॉट हैव टाइम टू चेंज देयर पोजिशन. ये जो प्रिंसिपल है ये बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन से भी रिलेटेड है. कैसे? जैसे हम कहते हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द मॉलिक्यूल गेट्स एक्साइटेड टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व. जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स हमने देखे थे, हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व हैं, जहाँ पर जो ये नीचे वाला है ये हमारे पास है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल, और जो ये ऊपर वाला है दैट इज़ कॉल्ड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें, यहाँ से देखें तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखें या हम ये कहें कि इन दोनों की जो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसको हमने आर ई से रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर हम इस लेवल के लिए देखें तो दिस इज़ आर ई, दिस पॉइंट, और अगर इसके लिए हम आर ई को देखें तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, सॉरी ये थोड़ा सा वैसे हो गया, ये देखो इसको दोबारा से देखते हैं कि अगर हम इस एक्साइटेड एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो ये हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. तो अगर हम देखें तो जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में अप्रिशिएबल चेंज नहीं हो पाता है. दैट मीन्स
फिर से हमारी वही बात आती है जो अभी अभी हमने फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट है कि न्यूक्लियाई हैज़ नॉट इनफ टाइम टू चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कि न्यूक्लियर के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना चेंज कर पाए। तो अब यही बात हमें फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल ने कही है। तो ये कहता है द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द एक्साइटेड स्टेट इज़ द सेम एज इन द ग्राउंड स्टेट एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि उतना ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है। हैंस अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल देयर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. There are no selection rules for delta V and the transition will occur at the positions where the wave function is maximum. अब देखो यहाँ से अगर हमें वेव फंक्शन का पता करना है तो वेव फंक्शन हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन 1D बॉक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। तो ऐसे ही हमने देखा था कि फॉर द फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी लेवल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर द वेव फंक्शन इज़ इन बिटवीन द एनर्जी लेवल, और बाकी सारे लेवल्स पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वेव फंक्शन की दैट इज़ नियर द एंड्स, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर हम कहें तो इसके लिए मैक्सिमम वेव फंक्शन ये यहाँ पर है, इसके लिए ये यहाँ इन बिटवीन जहाँ पर इसका ये पीक आ रहा है ये है हमारे पास। तो बाकी सारे लेवल्स के लिए ये साइड में है, जबकि जो ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो दैट विल बी इन बिटवीन। तो अब अगर यहाँ से हम ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करें तो देखो ये फिगर है, ये हमें ट्रांजिशंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की ट्रांजिशन देखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की ट्रांजिशन कौन सी होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन तक हमें ट्रांजिशन दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम देखें तो ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से जो अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड वाइब्रेशनल लेवल पर जो ट्रांजिशन होगी दैट विल बी ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी, कि यहाँ से ये डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हमने ये लोअर वाले दिखा रखे हैं, लोअर एनर्जी स्टेट वाले, ये वाले मैं बात कर रही हूँ V = 0, 1 एंड 2, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, यानी कि एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल्स बोल सकते हैं। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहाँ पर वो हमारे पास A, B1, B2 लाइक ये हैं। E0 से हमने ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, E1 से हमने फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल को रिप्रेजेंट किया है। ये उसके आगे E2 जो है वो नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यहाँ पर दिखा रखी है। तो अब देखो इसमें हम नीचे देखते हैं कि यहाँ से अब अगर हम इस ट्रांजिशन को देखें जो कि हमारे पास हमने B2 से रिप्रेजेंट कर रखी है, मैं इस ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ ये वाली। अगर हम इस ट्रांजिशन को देखें B2 को तो ये हमारे पास है V = 1 से, यानी कि लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का V = 1 लेवल से, और ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तक है। तो ये ऑलमोस्ट इसके कॉन्टिनम तक पहुंच जाती है कि हमारे पास क्या होता है किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर ये डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, तो धीरे धीरे इनके बीच की सेपरेशन कम होती चली जाती है जब हम हायर वाइब्रेशनल लेवल्स तक जाते हैं, एंड फाइनली we get a continuum of energy. That means we cannot classify the different vibrational energy levels, कि हमें वहाँ पर कोई separation दिखाई ही नहीं देती, हमें लगता है that there is a continuation of energy there. That is why this is known as the continuum of energy. तो अगर हम इस continuum of energy को देखें तो इस point को हम बोलते हैं the convergence limit, कि जब हमारे पास कोई ट्रांजिशन होती है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के इस कॉन्टिनम तक, दैट इज़ नोन एज द कन्वर्जेंस लिमिट। बाकी जो यहाँ पर जो ट्रांजिशंस हैं वो V = 0 से V' = 0 तक है, जहाँ पर हमारे पास दोनों ही लेवल्स के ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम यहाँ तक देखें, if the internuclear distance in excited state is slightly greater than the ground state, then the most probable transition by Frank-Condon principle will be from V = 0 to V = 2, यानी कि 0 to 2 transition will be having maximum intensity। इसके अलावा जो भी दूसरे ट्रांजिशंस होंगे उनकी इंटेंसिटी स्लाइटली कम हो जाएगी, ये हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें उस ट्रांजिशन की मिलेगी जो मैक्सिमम वेव फंक्शन से मैक्सिमम वेव फंक्शन तक
ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज सबकी इंटेंसिटी उसके से कम मिलेगी। ये कन्वर्जेंस लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। और अगर एग्ज़ाम्स में आता है तो आप इसके लिए ये वाली जो फिगर है वो आप लोग बनाएंगे। मैं इस फिगर की बात कर रही हूँ यहाँ से, ये वाली फिगर आप लोग इसमें बनाने वाले हो। और अगर और भी हम देखें तो इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आपसे ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो ये वाली फिगर भी आप लोग वहाँ पर ड्रॉ करोगे अपने एग्ज़ाम्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल का ही एक्सप्लेनेशन है एक तरह से। तो देखो इसमें यह क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या होगा। तो एग्जैक्ट फॉर्म अगर इसकी देखें तो वो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि एक्साइटेड स्टेट में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ग्राउंड स्टेट से कितना चेंज होता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में हमने लिया व्हेन R' इज़ इक्वल टू RE, यानी कि एक्साइटेड स्टेट का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट का है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में जब हमारे पास कोई चेंज नहीं आया है। तो इसके लिए जो मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन होगी दैट विल बी फ्रॉम V इज़ इक्वल टू 0 टू V' इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के वेव फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो सेंटर में होगी। तो दैट विल बी द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन। अगर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग नियर द एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि मॉलिक्यूल के बहुत कम चांस हैं कि वो एंड्स के पास हमें मिले, वो इन बिटवीन द एट दैट एनर्जी लेवल ही मिलेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज़ होती चली जाएगी। सेकेंड केस हमारे पास है व्हेन R' इज़ ग्रेटर देन RE, यानी कि एक्साइटेड स्टेट का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राउंड स्टेट के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो ये केस हम अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि इस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली ट्रांजिशन होगी वो होगी हमारे पास V इज़ इक्वल टू 0 से V' इज़ इक्वल टू 2 तक। बाकी सबकी इंटेंसिटी जो है वो स्लाइटली कम हो जाएगी। अब थर्ड केस हमारे पास आता है व्हेन R' इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ RE, यानी कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर अप्रिशिएबल चेंज हो गया है। तो उस केस में जो ट्रांजिशन हमारे पास होंगी वो कॉन्टिनम तक चली जाती हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रा हैं। ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रा दे रखा है ये दे रखा है फर्स्ट केस का व्हेन RE इज़ इक्वल टू R'। ये हमारे पास सेकंड वाला स्पेक्ट्रा है, ये वाला व्हेन R' इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ RE। और जो थर्ड वाला है ये हमारे पास वो स्पेक्ट्रा है जहाँ पर R' इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ RE। तो ये हमारे पास 3 टाइप के स्पेक्ट्रा हो गए इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये यहाँ तक का आप लोग फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल में करने वाले हो। आफ्टर दैट देयर इज़ कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, कि हम डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हम इसी फिगर में देखें, जो हमारे पास ये फिगर 5 थी, तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखो बेटा, जिसको हम B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मैं इसी की बात कर रही हूँ। पहले भी मैंने एक बार इसी को डिस्कस किया था, तो मैं इस वाले ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ जो V इज़ इक्वल टू 1 लेवल से कॉन्टिनम तक है हमारे पास। तो अगर हम इस ट्रांजिशन को ध्यान से देखें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन होती है फ्रॉम takes the molecule to an excited vibrational state having energy more than its own dissociation energy, कि इसको जो excited state में molecules जाते हैं वो अपने उससे dissociation energy से भी higher energy में जाते हैं। तो अगर dissociation energy से भी ज़्यादा energy उनको मिल गई तो ultimately the molecule will dissociate। तो यहाँ पर dissociation of energy हो जाती है, dissociation of the molecules takes place। Similarly, when the molecule in excited state enters into an upper state E2 which has no minimum and is unstable, it again undergoes dissociation। कि अगर ये E1 की बजाय E2 में भी molecule चला जाता है, E2 जो है वो नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसके पास कोई मिनिमम नहीं है, तो इस केस में भी जो molecule है that will dissociate।
तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग एटम्स इन द एक्साइटेड इज़ द एक्सेस एनर्जी देन दैट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, या डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल की हम कह सकते हैं, वो होगी कि जितनी एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी से ज़्यादा है दैट विल बी टर्म्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिसोसिएटेड एटम्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिकली excited states. Hence, the total energy of the dissociation of atoms produced, the excited electronic state is excess by an amount called the excitation energy. तो यहाँ से अब आपकी समझ में क्या आया कि जो total energy of dissociation of atoms which is produced in the excited electronic state is the excess by an amount called the excitation energy. कि जो यहाँ पर डिसोसिएशन से अलग एनर्जी है दैट इज़ द एक्साइटेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर, ये इतनी ज़्यादा है इससे एज़ कम्पेयर्ड टू द डिसोसिएटेड एटम प्रोड्यूस्ड इन द ग्राउंड स्टेट। कि जब हम डिसोसिएशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की कंपेयर करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है, दैट इज़ इक्वल टू इट्स एक्साइटेशन एनर्जी। और ये जो एक्सेस एनर्जी है हमारे पास, दैट मीन्स जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमें, अगर हमें डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट हमारे पास कितनी होगी, द एग्जैक्ट डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू माइनस द एक्साइटेशन एनर्जी। So that is all about Frank-Condon principle. Now the next important topic is the terms used in electronic spectroscopy, which we will be discussing in the next video.